अरिहंत प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का हमारे ये सेकंड पार्ट होने वाला है, चैप्टर सेकंड। तो हमारा 11th हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें 10 कवर किया था। यहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। 11th है, द गोल आर अचीव्ड आफ्टर इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ different individual who are working in an organization to satisfy their own personal need. Identify the principle of management. कौन सा principle of management, ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके थ्रू हमें बता रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अब कैसे जाने, जो गोल्स है आर अचीव्ड आफ्टर इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, जो भी हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो हमारे फर्म में काम करते हैं, उन्हीं के वो जो भी गोल वो हैं एफर्ट्स हैं, उनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, साथ में लाना है। हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर ओन पर्सनल नीड। पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले उनको अपनी जितने भी एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो वो उस क्या होता है, ए होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे कहीं भी रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात नहीं हुई है। आप क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में हमें सबसे पहले एलिमिनेशन ऑप्शन देखना है। जो भी आंसर नहीं है उसको पहले ही हमें क्रॉस कर देना है। जैसे आपको फिर जिसमें डाउट लगे उसी को देखना है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन की बात होती है कि उसको इक्वल मिलेगा, कितनी पेमेंट होगी, क्या सैलरी एक्सेट्रा। और सी में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने देखा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में 1 हेड और 1 प्लान लिखा होता है और नन ऑफ द अबव। तो इसमें सीधे सीधे आंसर हमारा ए होगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब अपनी पर्सनल नीड को साइड में रखते हुए हमें अपनी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो गोल है वो अचीव हो। 12th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विल गिव राइज टू स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर। इसमें कौन सा प्रिंसिपल डिस्कस हुआ है? म्यूचुअल ट्रस्ट जहाँ भी आ जाए, बिलोंगिंगनेस आ जाए, टीम स्पिरिट आ जाए या फिर टीम वर्क आ जाए, टीम मेंबर आ जाए, ये सारा क्या होता है, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इसमें यही बात होती है हमारी कि जो हमारी कंपनी है वो सिर्फ अकेले नहीं चलती, बाय द हेल्प ऑफ ऑल एम्प्लॉई। सारे ही एम्प्लॉई, सभी मेंबर हमारी कंपनी में इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस स्पिरिट दे कॉर्प्स में क्या मतलब, हमें सारे एम्प्लॉय को, सभी को साथ में लेके चलना है। आई को वी से जो है रिमूव करना है, मतलब हमेशा स्वयं को देखने से अच्छा है हम सबको देख के चलें। 13th क्वेश्चन, according to Fuel, there should be a proper flow of information within the hierarchy of the organization, allowing communication between employee at the same level. Which of the following principle reflect this idea? यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है। अब कौन सा दो चीज़, मतलब एक ही टॉपिक में दो चीज़ की बात की गई है, तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में बहुत आते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है और सारी स्टेटमेंट हमें पढ़नी है, फिर मल्टीपल ऑप्शन में आंसर लगाना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का विद इन द हायरार्की। हायरार्की मीन्स एक टॉप लेवल से जो लोअर लेवल, कोई भी टॉप लेवल से लोअर लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। जो भी हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो होना, कम्युनिकेशन का प्रॉपर फ्लो होना, और दूसरी टर्म यहाँ पे क्या बात हुई है, और कम्युनिकेशन होना सेम लेवल पे। सेम लेवल पे कम्युनिकेट करना मतलब जैसे कि ये हमारा टॉप लेवल हो गया, ये मिडिल हो गया, ये लोअर हो गया, यहाँ पे भी ये टॉप हो गया, ये मिडिल हो गया, ये लोअर हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें टॉप से लेके लोअर पे कम्युनिकेट करना है तो ये तो प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन हो गया विद इन दी हायरार्की। बट दूसरी चीज़, अगर कम्युनिकेशन की अगर एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन हो रही हो एट सेम लेवल, यहाँ अगर ये मिडिल लेवल का मैनेजर इस मिडिल लेवल के मैनेजर से बात करना चाह रहा है तो उसके लिए भी एक टर्म बनी है। तो ये यहीं पे बोल रहा है कि यहाँ पे उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट है, स्केलर चेन इंश्योर अ वेल डिफाइंड लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन थ्रू आउट द हायरार्की। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इस फर्स्ट से मैच कर रहा है। स्केलर चेन जो होता है, हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसमें हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन एक वेल डिफाइंड फॉर्म में करनी है, वेल डिफाइंड लाइन में करनी है, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए टॉप लेवल टू लोअर लेवल, जिससे क्या हो, मिसकम्युनिकेशन अराइज ना हो, हमारा प्रॉपर बात हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की होनी चाहिए पूरे हायरार्की में। तो ये हमारा एक सही हो गया। दूसरा,
गैंग प्लैंक अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एट द सेम लेवल बाय पासिंग द फॉर्मल हायरार्की व्हेन नेसेसरी। अब सेम लेवल यहाँ पे भी है, सेम लेवल पे जब कम्युनिकेशन होती है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। स्केलर चेन मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल पे कम्युनिकेट करना, बट इन नीड, अगर अर्जेंसी है और हमें सेम लेवल के मैनेजर से बात करनी है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक को यूज़ करके हम सेम लेवल के मैनेजर से बात कर सकते हैं। इंग्लिश में जो पर्सन सेम लेवल पे होता है, हमने वोकैब में पढ़ा था, उसको बोलते हैं पेयर। तो अगर सेम लेवल के पेयर पे आपको बात करनी है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बिजनेस में गैंग प्लैंक। तो अगर वैसे तो हम नॉर्मली एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, टॉप लेवल से लोअर लेवल, बट इन केस अर्जेंसी हो तो पर्सन सेम लेवल से दूसरे जो सेम पोजीशन पे अनदर पोजीशन वाले पर्सन से बात कर सकता है। बाकी इसके जो ऑप्शन है आप पढ़ेंगे तो टीम स्पिरिट की बात जो होती है स्पिरिट द कॉर्प्स में है, इसमें नहीं है। इनिशिएटिव अलग होता है और सेंट्रलाइजेशन इज़ डिफरेंट। तो इसमें सिर्फ ए और बी सही है, इसका आंसर होगा ए एंड बी। 14th है मैच द फॉलोइंग ऑर्डर। ये प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इसको मैच करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हर चीज़ अपने प्लेस पे होनी चाहिए, मतलब भले वो सामान हो या फिर पर्सन हो, सब कुछ अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। तो 1 का आंसर होगा सेकंड, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन। सब चीज़ के लिए और सभी पर्सन के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कोई भी सामान हमें सही टाइम पे मिल जाए। बी है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मतलब हमारे एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस करना, एम्प्लॉय को एक ऐसा टाइम देना कि वो अपनी भी डेवलपमेंट शो कर सकें, अपनी भी जो है डेवलपमेंट शो कर। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा सेकंड, और बी है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो इसमें जो बी का आंसर होगा थर्ड, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में हमें हमारे एम्प्लॉय को इतना टाइम देना है कि वो अपनी डेवलपमेंट करके हमारी कंपनी की तरफ अपना जो है एक एफिशिएंस वर्क दिखा पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करना पड़ता है। एम्प्लॉय टर्नओवर को मतलब अगर हम उनको स्टेबिलिटी नहीं देंगे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर तक रुकें या फिर 6 मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रुकें, अगर एम्प्लॉय आपकी कंपनी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रुक रहे हैं, बार बार एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं, तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। वैसे तो टर्नओवर का मतलब बिजनेस में नॉर्मल होता है सेल्स। अब एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉय की जितनी भी टर्नओवर हो रही है, मीन्स एक ईयर में जितनी भी रिमूवल हो रही है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। एम्प्लॉय टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जितने एम्प्लॉय निकलेंगे हर बार हमें नए एम्प्लॉय लाने पड़ेंगे, न्यू ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, न्यू कॉस्ट लगेगी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल एज अकॉर्डिंग टू फ्यूल हमको क्या करना है, हमारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है कि एक पर्सोनल का मतलब क्या होता है, जिसमें भी पर्सनल नहीं, इसको पर्सोनल पढ़ते हैं। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय होता है बिजनेस में। तो एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी देनी है कि वो फर्म में रुकें, प्रॉपर समय लें और अपना काम करें, डेवलपमेंट शो करें। ऐसा नहीं है कि गलत काम किया तो हमने कहा नहीं यू आर आउट, यू आर फायर, ऐसे निकालना नहीं है। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता जाएगा, कंपनी में कोई भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा और हमारी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो बी का आंसर थर्ड है। सी है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप एज इट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क की तरह है। डिवीजन ऑफ वर्क में जितने भी हमारे टास्क हैं उसको हम स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं, कि हमारे जितना भी बड़ा काम है उसको अगर हम भाग में बांट देंगे तो हर एक एम्प्लॉय अपनी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार उस काम को कर पाएगा। और अगर एक ही टास्क हम बहुत ही जो हेक्टिक प्रोसेस है किसी एक ही एम्प्लॉय को दे दें तो वो काम भी नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ उस पर्सन की स्ट्रेंथ, एनर्जी, सारी चीज़ उसी काम में लग जाएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यही होता है, टास्क को स्मॉल टास्क, जितने भी लार्ज टास्क हैं उसको स्मॉल टास्क में ग्रुप करना है। तो उसी की तरह फंक्शनल फोरमैनशिप में भी जितना वर्क है वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में सेपरेट होता है, और उसमें भी प्लानिंग में भी अपने 4 इंचार्ज होते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी देखना है, उसमें चारों 4 और 4 इंचार्ज होते हैं प्लानिंग के अंदर और एग्जीक्यूशन के अंदर। इंचार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हम अभी देखेंगे। इंचार्ज में भी क्या है, इंचार्ज जितने भी होते हैं, जैसे प्लानिंग में 4 होते हैं, एग्जीक्यूशन में उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हमारा डिसिप्लिनेरियन होता है
तो वो कौन इंचार्ज के अंदर आता है, लाइक प्लानिंग के अंदर आता है या फिर एग्जीक्यूशन के अंदर आता है, और उनका कब वर्क क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में बन जाते हैं, और क्योंकि बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। 15th क्वेश्चन है, ये भी अगेन मैच द फॉलोइंग है, यूनिटी ऑफ कमांड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्पिरिट दे कॉर्प्स, स्केलर चेन। अब आपको अगर मैच द फॉलोइंग मिले, आपको सबसे पहले जो भी प्रिंसिपल सबसे अच्छे से याद हो उसको एकदम आपको पता है कि अगर स्पिरिट दे कॉर्प्स आपको इन सब में सबसे ज़्यादा तैयार है, स्पिरिट दे कॉर्प्स में टीम वर्क आता है और टीम स्पिरिट आती है, साथ मिलके काम करना आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आ रहा है आपको उसी का आंसर इसमें ढूंढना है और उसी से यहाँ पे मैच करना है। और ऑप्शन में अगर आपको मिल गया कि सी का एक ही है तो आपको वो टिक कर देना है। जैसे सी का हमने पढ़ा, सेकंड हमें रहा है, सेकंड है कि हाँ हमें सी का क्या है, सेकंड ही होगा। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉय। हार्मनी अमंग एम्प्लॉय लाना है, शांति लानी है, पीसफुल और एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना है, तो वो होता है स्पिरिट दे कॉर्प्स। अब हमें पता है सी का आंसर सेकंड ही होगा, तो हम सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे, हम देखेंगे सी का सेकंड किस में है। सी का सेकंड सिर्फ एक में है और हमें पता है कि ये आंसर गलत नहीं होगा, तभी हमें ये वाला देखना है, अदरवाइज़ तो आपको सभी के मैच कर लेने हैं। अगर आपको एक ही प्रिंसिपल, मान लीजिए वहाँ आपको टाइम बचाना है या फिर कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप एक ही प्रिंसिपल को पकड़ के जो भी आंसर आपको सही लगे, जो भी आपने पढ़ा है एक्चुअल में उसका आंसर है, उसी पे टिक करना है। और अगर ऑप्शन में वही मिला तो आपको उसी पे सीधे आंसर लगा देना है, फिर तो हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो कि एक भी मतलब मिस्टेक ना होने पाए, तो आपको सारा ही मैच कर लेना है। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड का आंसर होगा फोर्थ। यूनिटी ऑफ कमांड में हमें पता है 1 सुपीरियर होना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ एक सुपीरियर से सारी ऑर्डर्स लेगा, 1 का आंसर फोर्थ होगा। बी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब ऑर्डर, राइट टू गिव ऑर्डर्स, अथॉरिटी जिसके पास होती है वो क्या करता है, ऑर्डर दे पाता है पर्सन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन को दी जाए तो उसके लिए कुछ अथॉरिटी भी उसको दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई मॉनिटर बनता है तो उसको मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर उसके पास पावर ही नहीं है कि वो ब्लैक बोर्ड पर किसी का नाम लिख सकता है या फिर किसी बच्चे को शांत करवा सकता है, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इतनी पावर भी उसको मिलनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस को मेंटेन कर सके। ये इसका रिलेशन है, तो बी का आंसर हमारा थर्ड होगा। स्प्लिट द कॉर्प्स हमने देखा ही। स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, तो डी का आंसर होगा फर्स्ट और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 16th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी कुछ हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ये हमारे 4 जो हैं नेचर हैं, और या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। तो उनमें से कुछ हमारे यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, उसी को मैच करना है। तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी या फिर वर्ड आ जाए डायनामिक कहीं भी, उसका मतलब क्या होता है कि वो मॉडिफाई होता है, हो सकता है और चेंज हो सकता है। इन दोनों वर्ड्स का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं, और तो वो क्या है, एज़ पर चेंजिंग सिचुएशन। जब भी कोई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ जाए या फिर बिजनेस में डेवलपमेंट आ जाए तो हमारे प्रिंसिपल एज़ पर दैट डेवलपमेंट चेंज हो सकते हैं, और डायनामिक होते हैं तो वो चेंजेबल और मॉडिफाइबल होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा थर्ड। जर्नल गाइडलाइन होते हैं, जर्नल गाइडलाइन का मतलब एक बेसिक हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है, तो वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं। बी का आंसर होगा फोर्थ। प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। एक गाइडलाइन होते हैं बट ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम है तो उसको एकदम स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करेंगे। एक गाइडलाइन होते हैं कि कैसे कैसे आपको किसी भी काम को करना है। और कंटिजेंट जैसे कि हमने अपने कुछ पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, मतलब क्या, वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो वैरी करते हैं फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। चेंजेबल होना, मॉडिफाइएबल होना अलग चीज़ है। चेंज होना और मॉडिफाई होना वो फ्लेक्सिबल में आता है, और कंटीजेंट और फ्लेक्सिबल में कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है। कंटीजेंट का मतलब वैरी करता है फ्रॉम प्लेस टू
सिचुएशन टू सिचुएशन। और जैसे कि सी का आंसर इसमें हमारा क्या है, सी का आंसर होगा फर्स्ट, प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन, या फिर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। सिचुएशन का चेंज होना या फिर मॉडिफाई करना ये नहीं कह रहा, मॉडिफाई होगा तब फ्लेक्सिबल होगा, बट अगर वो प्रिवेलिंग सिचुएशन की बात करे या फिर ये कहे कि वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, तो वो होगा कंटिंजेंट। मेनली बिहेवियरल, डी का आंसर हमारा होगा सेकंड, प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 16th का आंसर होगा बी। 17th, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनको F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, और फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट होते हैं हेनरी फ्यूल। ये क्वेश्चन भी सेम वही है कि स्टेटमेंट दी है, 5 स्टेटमेंट और दिए हैं और बताना है कि इस वाले स्टेटमेंट से इन सभी में से कौन सा हाईलाइट हो रहा है और बेस्ट फिट बैठ रहा है। टेलर emphasized creating cooperation between workers and management rather than usual conflict. Which of the following represent this idea? क्रिएट करना कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट करने के बजाय, तो ये कौन सा आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है टेलर का इन सभी स्टेटमेंट से? तो पहला, प्रमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल एज जो कह रही है स्टेटमेंट उसी की तरह है, तो ए तो हमारा होगा ही होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन में आना है, जिसमें भी ए हो उसको रखना है, बाकी दोनों को कैंसिल कर देना है, अगर आप कंफर्म हो तभी ये चीज़ करनी है। और फिर बी है, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। सी, encourages a change in mindset among worker and management, fostering cooperation and improve efficiency। सी भी कोऑपरेशन यहाँ पे भी है, अगर आपको मतलब वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वर्ड जहाँ पे भी मैच करे, और ऐसा नहीं वर्ड ही, उसका मतलब भी सेम निकलना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब भी इसी की तरह है, कोऑपरेट करना, माइंडसेट को एक बनाना, दैट इज़ कोऑपरेशन, साथ मिलके करना, तो वो होता है, तो सी भी ठीक है। डी, अब जहाँ पे भी ए के साथ सी हो, आपको दो ऑप्शन ही है, अगर 3 होता तो हम और स्टेटमेंट को पढ़ते, बट यहाँ पे क्या है कि ए, जैसे कि 2 ऑप्शन ही है, तो हमने ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल आउट किए हैं। ए हमें रखना है, ए के साथ हमने बी पढ़ा, बी होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा ए एंड सी। बाकी आप क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे ये बात नहीं है, और एडवोकेट्स फॉर डिसीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, तो यहाँ पे सिर्फ कोऑपरेशन की बात हुई है और इक्वल माइंडसेट की। 19th, which principle of scientific management discard the old approach of rule of thumb। रूल ऑफ थंब जो हम पढ़ते हैं किसमें, साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब, ये जो प्रिंसिपल है इसमें हम पढ़ते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, हार्मनी एंड पीसफुल सिचुएशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, इंडिविजुअल काम ना करके हमें एज अ ग्रुप काम करना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में जो हमारा ओल्ड अप्रोच होता है किसी भी काम को करने का, उसको हम रिमूव करके एक रूल ऑफ थंब का मतलब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो, एक ही हमारा एक सिंगल प्रिंसिपल, मतलब एक जो कि ओल्ड अप्रोच से हटके एक न्यू एंड साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू जो डेवलप किया है, उसके थ्रू हम जो है पढ़ते हैं रूल ऑफ थंब में। हमारी जो ये वाली प्रिंसिपल है इसमें यही कहा जाता है कि ओल्ड अप्रोच को रिमूव करके एक न्यू अप्रोच बनता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऐसे ही नहीं कि हमारी इंट्यूशन पे डेवलप किया जाता है, वो साइंटिफिकली एनालिसिस के साथ एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका आंसर होगा सी। 20th है, अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन प्रिसाइज प्लानिंग एनालिसिस एंड फैक्ट्स रेदर देन गेस वर्क और इंट्यूशन, विच प्रिंसिपल और टेक्निक रिफ्लेक्ट दिस आइडिया। अब जो टेलर है उनके अनुसार जो प्लानिंग एनालिसिस है और जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो किसी एनालिसिस पे होते हैं और फैक्ट्स पे होते हैं, रैदर देन गेस वर्क और इंट्यूशन। सिर्फ इंट्यूशन से, तुक्के से नहीं बने होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस, एक्सपीरियंस और फैक्ट के थ्रू बनते हैं। इसीलिए जो प्रिंसिपल होते हैं ये साइंस एज अ आर्ट और एज अ प्रोफेशन तीनों पढ़े जाते हैं। अब इसमें जैसे हमें चारों प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इसमें 2 अलग हैं और 2 ऐसे अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग जो है पर्सन के हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें, कह रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल बेस्ट इसमें हाईलाइट हो रहा है, फिर नीचे ऐसे ऑप्शन भी दिए हुआ है। अगर हम आंसर देखें तो आंसर होगा ओनली ए, और बाकी को अगर एलिमिनेट करना है, जैसे कि कोऑपरेशन देखा तो कोऑपरेशन हमने अभी अबव वाले में देखा, कोऑपरेशन मतलब वर्कर और मैनेजमेंट के बीच
कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वी ऑलरेडी नो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड और वन प्लान वर्ड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ वन सुपीरियर एक वर्ड आना चाहिए, सभी लोग एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लें। ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट। और आपको यहाँ पे कोऑपरेशन की कहीं भी पूरे सेंटेंस में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड टर्म नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका होना हो ए ही होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस है वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो हमें बस ओल्ड अप्रोच है उसी को मान लेना है। एक साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू, फैक्ट के थ्रू किसी भी हमारे मैनेजमेंट डिसीजन को, प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है, तो वही इस स्टेटमेंट में कहा है। कोई गेस वर्क और इंट्यूशन नहीं है। वो कौन से प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं? ए में पढ़ते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसका आंसर होगा सी, ओनली ए।